हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और तो सर आज की क्लास की शुरुआत किया था, लास्ट में क्या पढ़ाया था आपने? तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, फिर इंटरनेशनल क्या होता है, मल्टीनेशनल क्या होता है, उसके बाद ग्लोबल क्या होता है और ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है। जी बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था सर? और हम पढ़े थे ईपीआरजी फ्रेमवर्क क्या होता है। जी तो आज क्या डिस्कस करेंगे सर? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बैरियर्स कैसे क्या होता है आइए जानते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल समझेंगे। देखिए, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, पहले नोट्स को देखते हैं क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखते हैं। कहता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सर क्या मतलब? वो इंटरवेंशन का मतलब रोक। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब भाई साहब गवर्नमेंट क्यों लगाती है, क्यों इंटरवेंशन करती है, मतलब क्यों रोक लगाती है, क्यों उसमें प्रिवेंट करती है बिजनेस, किसमें? इंटरनेशनल बिजनेस में। आइए उसको समझते हैं। कहता है, क्या कहता है? कहता है कि हम लोग जानते ही हैं। क्या जानते हैं भैया? आइए देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है किसी भी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ? उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व से। बिल्कुल सही, मतलब कि जितना ज्यादा एफसीआर होगा हमारी कंट्री या फिर किसी भी कंट्री की उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ और पोजीशन होगी। हाँ जी बिल्कुल सर, तो क्या मैंने बोला कि जितना ज्यादा एफसीआर होगा उतनी ही ज्यादा कंट्री की पोजीशन और स्ट्रेंथ होगी। जी बिल्कुल, और जितना कम एफसीआर होगा उसका क्या होगा सर? तो भाई साहब जितना कम एफसीआर होगा यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जितनी कम होगी उतनी ही उस कंट्री की क्या स्ट्रेंथ और पोजीशन कम होगी। हाँ जी सर बिल्कुल, ये समझ गए। तो हर कंट्री अब क्या चाहती है? हर कंट्री चाहती क्या है? आइए समझते हैं। तो कहता है कि हर कंट्री चाहती है कि उसका एफसीआर ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि बढ़े, है ना, जिससे उसको क्या हो सके, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और पोजीशन इंक्रीज हो। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे भाई साहब? इसके लिए हमें दो मेजर्स लगाएंगे। क्या कहता है? और फॉरेन करेंसी के रिजर्व को दो ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कितने तरीके से सर? दो तरीके से। क्या क्या होता है दो तरीका? आइए देखते हैं। नहीं, हाँ जी सर, तो एक तो है भाई एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके। सर एक्सपोर्ट क्या होता है? आपने लास्ट क्लास में हमें बताया था कि जब किसी गुड्स को होम कंट्री यानी कि अपने घर से सेल करने के लिए हम फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। और दूसरा क्या चीज है भाई, किस तरह से दूसरा एफसीआर को बढ़ाया जा सकता है? तो दूसरा है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके। सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है भाई साहब कि आप फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में सामान परचेज करके लेके आ रहे हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल लेके आ रहे हैं। तो आइए, क्या मैंने बोला कि फॉरेन करेंसी के रिजर्व को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका क्या हो गया जी? पहला तरीका हो गया एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके। और दूसरा तरीका क्या हो गया जी? दूसरा तरीका हो गया इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके, यानी कि रोक लगा के। देखिए क्या बोल रहा है बोर्ड, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, है ना, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स ये सारी चीजें देती है। अब इन सारी चीजों के मिलने की वजह से फॉरेन करेंसी क्या होता है? अपनी कंट्री में ज्यादा आता है नहीं, और इससे क्या होगा? इससे फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाती है हमारी, और हमारी देश का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। फिर से रिपीट करें? हाँ जी सर कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंसेंटिव या जो एक्सपोर्ट की प्रमोशन स्कीम्स है वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, जिससे फॉरेन करेंसी का अपने कंट्री में आ जाता है। और क्या होता है? और एफसीआर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या इंपोर्ट में क्या करते हैं? इंपोर्ट में इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है बैरियर्स। अब बैरियर्स क्या होता है आइए समझते हैं आगे। नहीं, ये देखिए, अब देखिए मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? इंपोर्ट को रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना, और एक्सपोर्ट को बढ़ाना नहीं। क्यों बढ़ाना भाई? क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से बेनिफिट मिलता है, और बेनिफिट मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें करेंसी, फॉरेन करेंसी आती है हमारे देश में, और हमारे देश में फॉरेन करेंसी आने से क्या होती है? फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ जाता है और हमारी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो समझ गए सर। अब क्या
अब ये सारी चीजें कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को चाहती है रोकना या रिस्ट्रिक्ट करना। क्यों इसको रोकना चाहती है? क्योंकि अगर हमारे देश में फॉरेन कंट्री से ज्यादा सामान आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो करेंसी है वहां चले जाएगा, यानी कि हम कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी रिजर्व खो देंगे। तो क्या होगा, उससे इकोनॉमी हमारी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसका, पोजीशन उसका कम हो जाएगा। तो इसके लिए, इसको सही करने के लिए, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है, कुछ ट्रेड बैरियर्स। आइए उस ट्रेड बैरियर के बारे में समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल समझेंगे। ये देखिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं दिखाता हूं। आज ये देखिए, गवर्नमेंट क्या लगाती है, ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर सर कितने तरह का, ट्रेड बैरियर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक बैरियर जिसको हम लोग टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, दूसरा बैरियर जिसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। अब सर टैरिफ बैरियर क्या होता है, तो टैरिफ बैरियर वो बैरियर होता है जिसका इंपैक्ट प्राइस पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, प्राइस पे पड़ता है। कैसे पड़ता है अभी देखेंगे आगे। दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, सर नॉन टैरिफ बैरियर वो बैरियर होता है जिसका इंपैक्ट क्वांटिटी पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे। जी बिल्कुल। तो कैसे पड़ता है ये थोड़ा बताइएगा। देखिए, जो टैरिफ बैरियर है उसमें क्या होता है, इंपोर्ट का जो रेट होता है उसको हम बढ़ा देते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। क्या है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो गुड्स इंपोर्ट करती है। क्या करती है, गुड्स इंपोर्ट करती है, और उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कितना देती है, 10% देती है ना, 10% देती है। बट जब गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट चूंकि ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो गवर्नमेंट को जब रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो वो उसको बढ़ाकर 40% कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। अभी मैंने बोला था प्राइस पे इंपैक्ट, याद है। तो प्राइस पे क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं। और इस रिस्ट्रिक्शन जो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। हाँ जी समझ में आया, जी भैया समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए नॉन टैरिफ बैरियर पे। देखिए क्या होता है, मैंने बोला था कोटा के बारे में कि नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है, ये कोटा लगा दी जाती है जिसका मतलब क्वांटिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। आइए इसका भी एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसको समझिए। कह रहा है, क्या कह रहा है कि सी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो एवरी मंथ 50,000 यूनिट गुड्स इंपोर्ट करती है ना। क्या करती है, 50,000 गुड्स यूनिट गुड्स वो क्या करती है, इंपोर्ट करती है। बट जब गवर्नमेंट इसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में, तो उसके लिए वो क्या कर देती है, उस 50,000 यूनिट को वो सिर्फ 5,000 यूनिट में कन्वर्ट कर देती है कि भाई अब तुम जो है 5,000 यूनिट ही सामान बाहर से मंगा सकते हो, इससे ज्यादा आप मंगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया सर भैया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, हाँ जी समझ में आ गया। तो अब क्या, टैरिफ बैरियर्स के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से, कौन कौन से बेसिस पे हैं, आइए देखिए। तो उससे पहले क्या, ये ऊपर वाला सारा समझ में आ गया, जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पर है, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन, और किसके बेसिस पर है, ट्रेड रिलेशन के बेसिस पर। आइए एक एक करके समझते हैं। ओरिजिन के बेस पर क्या क्या है जी, ओरिजिन के बेस पर जो है वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। क्वालिफिकेशन के बेस पर स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी। तीसरा, सॉरी, पर्पस के बेस पर, पर्पस के बेस पर क्या है, रेवेन्यू टैरिफ, दूसरा है प्रोटेक्टिव टैरिफ। और प्रोटेक्टिव टैरिफ में 2 तरीके की ड्यूटी लगाई जाती है, एक को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरे को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन, ये क्या है, ये भैया 2 तरीके का इसमें, एक होता है सिंगल कॉलम टैरिफ, एक होता है डबल कॉलम टैरिफ। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। अब आगे देखते हैं, एक एक करके इसका टाइप्स पढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर 2 तरीके की ड्यूटी होती है, एक को बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक को बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है भैया, तो वो टैक्स जिसको एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगा। क्या, वो टैक्स जिसको एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगा। एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन होता है भाई, जो सामान को बाहर भेज रहा होता है सेल करने के लिए। जैसे अगर इंडिया से कोई सामान
बाहर जा रहा हो और फॉरेन में बेचना हो, तो ये क्या हो गया, इंडिया हो गया एक्सपोर्ट करने वाला, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री टैक्स जो लगाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी। दूसरा क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब वो टैक्स जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है वो कंट्री लगाएगा। अब सपोज करो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, मान लो फॉरेन से हम सामान इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंडिया लगा रहा है। अब इसको जस्ट अपोजिट करिए, जैसे मान लेते हैं फॉरेन से सामान, फॉरेन बोले तो यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है सामान, ठीक है, इंडिया को, तो वो कौन एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया, फिर एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया यूएसए, तो यूएसए जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। और अगर इंडिया यूएसए इंपोर्ट कर रहा है, यानी यूएसए इंडिया से सामान मंगवा रहा है, तो वहां इंपोर्ट कंट्री कौन हो जाएगा, यूएसए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो ड्यूटी लगाएगा, उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। मतलब अगर आप समझें तो जो कंट्री सामान बाहर से ला रही है उस पर अगर टैक्स लग रहा है उसको इंपोर्ट ड्यूटी, और जिस कंट्री में आ रहा है वो लगा रहा है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी, और जिस कंट्री से सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल के लिए, और वो भी टैक्स जो कंट्री लगा रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, आइए देखिएगा आगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, एक मिनट, हाँ ये देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो पहला क्या है, पहला है स्पेसिफिक ड्यूटी। अब स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होता है, कह रहा है टैरिफ लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जब कोई ड्यूटी इस हिसाब से लगे कि जिसको मेजर कर सकें, जैसे 2 किलो पर रुपीज, है ना, ऑयल पर लीटर, है ना, क्लॉथ पर मीटर, तो इस तरह की अगर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। लास्ट ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि वैल्यू के बेस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको कौन सी ड्यूटी बोलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे वैल्यू के बेस वाले। तो दूसरा है एड वैलोरम ड्यूटी, कहता है टैरिफ लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, इट इज अ ड्यूटी ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज, मतलब यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एड वैलोरम ड्यूटी। तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू के बेस पर भी लगाया जाने वाला ड्यूटी, और यही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था जिसमें स्पेसिफिक, एड वैलोरम और 2 एग्जांपल, 2 और ऑप्शंस थे, और लोग जिसको आता था उन्होंने सही किया था, जिसको नहीं आता था उन्होंने गलत कर दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, पर्पस के बेसिस पर दो तरीके की, क्या क्या, एक होता है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है, देखिए जब गवर्नमेंट का एम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाना होता है जो कि मास कंजम्पशन पे लगता है, मतलब बहुत सारा गुड्स अगर आ रहा है और उस कंजम्पशन पे अगर आप, गवर्नमेंट का पर्पस है कि भाई साहब हम इस पे क्या करें, हम इस पे रेवेन्यू कमाएं, तो उस तरह के टैरिफ को हम लोग रेवेन्यू टैरिफ कहते हैं। हाँ जी समझ में आया? जी भैया बिल्कुल समझ में आया। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोटेक्टिव टैरिफ। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव टैरिफ। देखिए जब गवर्नमेंट का एम अपने होम इंडस्ट्री को, यानी कि अपने घर को प्रोटेक्ट करना होता है, तो इस तरह की वो प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाती है। 2 तरह की प्रोटेक्टिव टैरिफ, कौन, पहला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है भैया, थोड़ा बताएंगे। देखिए डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अब देखो डंपिंग तो पहले तो समझना होगा डंपिंग क्या होती है। तो देखो डंपिंग का मतलब हुआ जब आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, यानी कि फॉरेन में सेल करते हो अपने होम कंट्री के कॉस्ट से और कम में। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब मान लो आपने इंडिया में कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाया और उस प्रोडक्ट को आप गए यूएसए और वहां 5 रुपया बेचना शुरू कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, अब इस डंपिंग का इफेक्ट तो खत्म करना पड़ेगा, तो इस डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जी देखिए यही इसमें वही लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या होता है, बोल रहा है जब एक्सपोर्टर अपने लोगों के लिए कुछ इंसेंटिव या सब्सिडी देती है। ठीक है, समझिएगा इसको कि जब एक्सपोर्टर कंट्री अपने लोगों के लिए, अपने लोग मतलब कौन, उसी कंट्री के लोगों के लिए कुछ इंसेंटिव या सब्सिडी देती है। ठीक है, तो इस सब्सिडी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो इंपोर्टर कंट्री है, एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर कंट्री क्या करती है, कुछ बैरियर्स लगाती है, एक ड्यूटी लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिएगा भैया, समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एग्जांपल इसका ये हुआ, मान लेते हैं इंडिया। ठीक है,
अब इंडिया ने मान लो कि कोई फार्मर का कुछ फसल जा रहा है, बोला भाई साहब तुमको तुम्हारा एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होगा वो माफ कर देंगे, कितना 20%, ठीक है 20% ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से उसको माफ हो गया। अब वो भेज दिया कहाँ, यूएसए, तो यूएसए क्या हो गया, इंपोर्टिंग कंट्री हो गया। अब वो क्या किया, जो गवर्नमेंट ने इधर माफ किया वो उधर उसने क्या किया, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिया। एक्स्ट्रा कितना, 20% जो इधर लगा था वो उधर उसने 20%, इसको यहाँ छूट मिली थी इंडिया में और वही 20% यूएसए में उसने लगा दिया। तो उस तरह की ड्यूटी को क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेड के रिलेशन पर क्या बोलता है, कहता है भैया इसमें भी दो तरह की ड्यूटी होती है। एक ड्यूटी जो सिंगल कॉलम टैरिफ बोलते हैं, दूसरी ड्यूटी जिसको डबल कॉलम टैरिफ बोलते हैं। तो सिंगल कॉलम टैरिफ और डबल कॉलम टैरिफ का क्या हुआ, जब हम एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सेम टैक्स रेट लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ। मैंने क्या कहा कि जब हम किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री के साथ सेम टैक्स रेट लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम टैरिफ। और डबल कॉलम टैरिफ क्या हुआ कि जब एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ दो तरीके का टैक्सेशन पॉलिसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम टैरिफ। अब दो तरह का कैसे होता है भैया, तो देखो हमारे भी दोस्त होते हैं और हमारे भी ना चाहने वाले होते हैं, तो उसी तरह कंट्रीज में भी अपने होते हैं और ना चाहने वाले होते हैं। जैसे कुछ एक दो लोग नालायक हैं, जैसे अपना पड़ोसी वो पाकिस्तान एकदम नालायक एकदम, है ना, तो वो देश और चाइना जो भी बदमाशी कर रहा है, तो ये दोनों देश क्या हो गए हमारे लिए भाई, इसको हम लोग देखना नहीं चाहते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए खतरनाक देश हो गया, बेकार देश हो गया, जो जिसमें हम क्या करेंगे, दुश्मनी वाला चलाएंगे, ठीक है एक तरह से, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ज्यादा टैक्स लेंगे। लेकिन जो आस पड़ोस का देश है, जो हमारा अच्छा देश है, जो हमारा दोस्त वाला देश है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना कम टैक्स रेट रखेंगे। तो जो दोस्त अच्छा है उसके लिए अच्छे अच्छे चीजें, जो दोस्त बुरा है उसके लिए बुरी बुरी चीजें, ठीक है। इसी को बोलते हैं डबल कॉलम टैरिफ, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखिए ये तो हो गया आपका टैरिफ बैरियर, ठीक है। आइए अब इसको थोड़ा बुक के थ्रू पढ़ते हैं, है ना। आइए देखिए क्या बोल रहा है, टैरिफ बैरियर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे। ये देखिए पहला है एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या बोल रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी, कहता है एक्सपोर्ट ड्यूटीज कंसिस्ट जनरल और स्पेसिफिक टैक्सेस on goods and services that become payable when the goods leave economic territory or when the services are delivered to non-residents, profit of export monopolies and tax resulting from multiple exchange rates are excluded। समझ में आई बात, वही कह रहा है कि भाई साहब एक्सपोर्ट ड्यूटी वो कौन लगाता है, एक्सपोर्टर कंट्री लगाता है, सिंपल सी बात है। दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी, कहता है इंपोर्ट ड्यूटी इज टैक्स इंपोज्ड ऑन गुड्स दैट आर इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। देख रहे हो वही है ना कि जो गुड्स अदर कंट्री से आ रहा है उस पे क्या होगा, इंपोर्टर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। ड्यूटीज आर डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द वैल्यू, ओरिजिन एंड द टाइप्स ऑफ गुड्स। They are established and become a source of revenue for the government as well as to protect domestic producers from intense international competition। हाँ जी यही चीज बताया मैंने जी, बिल्कुल इसी चीज की बात हमने की। आगे देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर क्या क्या है, दो तरह की ड्यूटी, अच्छा तीसरी भी है एक कंबाइन। तो पहला क्या है, पहला है एड वैलोरम ड्यूटी। कहता है इट इज डिवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड कॉमन ड्यूटी एंड द इंपोर्ट ड्यूटी इज फिक्स्ड परसेंटेज of the CI, that is cost, insurance and freight value of the commodity, it may be 10%, 20%। मतलब एड वैलोरम ड्यूटी पर अभी मैंने बताया था फिक्स्ड परसेंटेज की बात करी थी मैंने, नहीं हाँ जी, और वैल्यू की बात करी थी। तो ये दो चीज याद रखिएगा। दूसरा है स्पेसिफिक ड्यूटी, कहता है स्पेसिफिक ड्यूटी इज लेवाइड पर फिजिकल यूनिट ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी एज एक्स पर टीवी, एज क्लॉथ पर मीटर, एज ऑयल पर लीटर। तो इसकी मैंने क्या बात की थी, इसकी यूनिट्स की बात की थी मैंने, नहीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। तो ये इसमें कंपाउंड और कंबाइंड ड्यूटी क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम ड्यूटी ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस देयर कैन बी ए कंबाइंड ड्यूटी व्हेन द 10% ऑफ द वैल्यू एड वैलोरम एंड $1 पर किलोग्राम स्पेसिफिक टैक्स चार्ज ऑन द मेटल एंड। मतलब दोनों ड्यूटी जहां लिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबाइंड ड्यूटी बोलेंगे। जी भैया इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या, अब है
आगे देखिए, 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है भाई साहब, ये इतना आगे भी नहीं जाना है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, अब देखिए पहला है रेवेन्यू टैरिफ। क्या बोल रहा है रेवेन्यू टैरिफ, ये देखिए कह रहा है इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटैंशियल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बट डज नॉट रियली ऑब्स्ट्रैक्ट गुड्स। हियर इज द ड्यूटी इंपोज्ड ऑन द आइटम मास कंजप्शन। देखो मैंने बोला था कि रेवेन्यू टैरिफ कब लगती है, जब गवर्नमेंट का एम होता है कि वो मास कंजप्शन पे रेवेन्यू कमाए, बट द रेट ऑफ ड्यूटी इज लो। इसका रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, लो होता है। जी बिल्कुल सही बता रहे हो भैया। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव टैरिफ। बोल रहा है प्रोटेक्टिव एम्स एट गिविंग प्रोटेक्शन टू द होम इंडस्ट्रीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग और eliminating competition. Protective tariff is too high, it may hurt consumer as import will stop leading to shortage in the consumer market. देखो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, कि अगर किसी भी देश में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो वो तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हमको अपने देश के कंज्यूमर्स को भी बचाना है, और प्रोटेक्टिव टैरिफ तो उसके लिए लगाती है। पहला चीज क्या है, पहला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी बताया था, क्यों हुआ था बताओ तो। ये बात देखो, कह रहा है डंपिंग इज कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर सेलिंग गुड्स इन द फॉरेन मार्केट एज अ प्राइस बिलो देयर नॉर्मल कॉस्ट इवन बिलो देयर मार्जिनल कॉस्ट सो एज टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स। मैंने बताया था कि डंपिंग का क्या मतलब होता है कि सर अपने घर के कॉस्ट में जितना प्रोडक्शन में हम कर रहे हैं उससे भी कम रेट में हम क्या करेंगे, फॉरेन में जाके बेच देंगे। वही चीज लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है मेनी कंट्रीज फॉलो डंपिंग प्रैक्टिसेस। हाँ बिल्कुल फॉलो करती है, बहुत सारी कंट्री डंपिंग लगाती है। कहता है इट इज इंटरनेशनल प्रैक्टिस व्हिच हैज अ डू और डाई इंस्टिंक्ट एसोसिएटेड विद द कंपनी पॉलिसी। इट इज हार्मफुल और टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई। जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होता है वहां पे क्या होता है, दिक्कत होती है ना। जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो वहां पे सामान बिकेगा नहीं। ठीक है, वो क्यों लेगा आपसे ज्यादा। आप ही सोच लो, आपको 10 रुपए में वही सामान जो 10 रुपए में मिल रहा है किसी जगह 5 में मिलेगा, तो 5 रुपए वाले जगह में लोगे ना। जी भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही मैं लूंगा। दूसरा क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। कह रहा है सच ड्यूटी आर सिमिलर टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी बट आर नॉट टू सर्व। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड टू नोटिफाई द बेनिफिट्स ऑफर्स थ्रू कैश असिस्टेंस or subsidies by the foreign country to its manufacturer. The rate of such duty will be proportional to the extent cash assistance subsidy granted. जी बिल्कुल यही चीज था। अब क्या, अब है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। तो देखो एक सिंगल कॉलम एक डबल कॉलम। सिंगल कॉलम टैरिफ मतलब कि वो टैरिफ जहां बोले ना आप एक ही कंट्री और सबके बिहाफ में सेम रेट, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ दोस्ती है उसका। जैसे कोई बंदा होता है ना जो हर ग्रुप में होता है, वही हाल है इसका। तो सिंगल कॉलम टैरिफ मतलब अंडर दिस सिस्टम टैरिफ रेट्स आर फिक्स्ड फॉर वेरियस कमोडिटीज एंड द सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू द इंपोर्ट फ्रॉम ऑल दी कंट्रीज। सभी कंट्री के लिए एक ही रेट। डबल कॉलम टैरिफ मतलब अंडर दिस सिस्टम टू रेट्स ऑफ ड्यूटी आर फिक्स्ड ऑन ऑल or some commodities. The lower rate is made applicable to a friendly country or to a country with which importing country has a bilateral trade agreement. The higher rate is applicable to all other countries. तो मतलब जो कंट्रीज दोस्त वाले हैं उसके साथ हम लोअर रेट रखेंगे, जो कंट्रीज मेरे दुश्मन वाले हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम हायर रेट रखेंगे। लीजिए जी, ये हो गया आज का क्लास यहीं पे समाप्त। क्योंकि आज हमने क्या सीखा, टैरिफ बैरियर के बारे में, बैरियर्स क्या होता है, कैसे लगता है, इसकी जानकारी हमने ले ली। तो आज करते हैं वीडियो को यहीं खत्म, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।